रंजन सर आज हाजिर हुए हैं और एक नया चैप्टर लेके। इकोनॉमिक्स का पार्ट है ये, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे और आपको पहले ही बता देते हैं ये चैप्टर बहुत मायने रखता है आपके एसएसटी में। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप ये वाला वीडियो देख लो जिसमें पूरा चीज़ मैं कवर करने वाला हूँ। एक बार अच्छी तरह से देख लोगे, डिटेल समझ लोगे, तो आपको कभी भी एक भी नंबर का यहाँ पर घाटा नहीं होगा एग्जाम में, इतना गारंटी ले लो। आगे बढ़ते हैं बिना बात करें। क्या क्या टॉपिक है इस चीज़ में, आपके चैप्टर में, एंड क्या क्या चीज़ें हमें जानना होगा। तो पहले ही आप देख पा रहे हो आपके सामने है टॉपिक ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पर हमें क्या क्या जानना है, देखो। सबसे पहले चीज़, कुछ टर्म्स, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो वो इंपॉर्टेंट टर्म्स को आपको इस चैप्टर में पहले जानना है। वो क्या है? वो आपका एक वर्ड जैसे है, आपको बता देते हैं, लिबरलाइजेशन, ये एक वर्ड है। दूसरा और एक वर्ड आप ले लो, दैट इज ट्रेड बैरियर। ये क्या है आपको जानना पड़ेगा, ट्रेड बैरियर। तीसरा अब ये ले लो कि आपको जानना पड़ेगा व्हाट इज WTO, ठीक है। चौथा आपको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, चौथा जो चीज़ आपको जानना पड़ेगा वो है, चौथा हो गया, सॉरी, पांचवा जो है वो WTO हो गया। ये MNCs क्या है, MNC। और पांचवा जो चीज़ आपको जानना है दैट इज, सॉरी पांचवा नहीं, छठा, सिक्स्थ, दैट इज रुको, MNC, WTO, सारी चीज़ हो गया। और एक चीज़ आपको जानना पड़ेगा दैट इज़ द FDI। तो ये सारे चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से इस चैप्टर शुरू होने से पहले जान लेना है। रीज़न बिंग, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगे नेक्स्ट में चीज़ों को अच्छे से तरह से समझने में। ठीक है, समझ गए? तो देखो हम जो यहाँ पर दिए हुए हैं ये 6 टर्म, इसको पहले अच्छी तरह से समझते हैं। को लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पर आपके मतलब इकोनॉमिक्स के भाषा में वो क्या है, जहाँ पर फ्रीडम हो, फ्रीडम ऑफ आपका ट्रेड, जहाँ पर फ्रीडम ऑफ ट्रेड हो। मतलब जैसे आपको बता दें, भारत में अगर विदेशी कंपनी को हम अलाउ करते हैं तो मतलब यहाँ पर आके वो अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया वो लिबरल है, मतलब वो फ्री हैं भारत में आके। हाँ, ऑब्वियसली कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मानना पड़ेगा, लेकिन वो फ्री हैं यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए, एंड भारत के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको कंप्लाई करके वो यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया लिबरलाइजेशन। उसके बाद क्या है? उसके बाद एक टर्म है, देखो, ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर का मतलब होता है, आपको बता देते एक चीज़, अगर यहाँ पर जैसे इसका उल्टा है, जैसे फ्रीडम ऑफ ट्रेड का मतलब क्या हुआ आपका, फ्रीनेस, ट्रेड करने का फ्रीनेस। ट्रेड बैरियर मतलब है बैरियर ऑन ट्रेड, मतलब यहाँ पर फ्रीडम ऑफ ट्रेड था, यहाँ पर है आपका बैरियर ऑन ट्रेड। और इससे जुड़ा हुआ एक कहानी आपको बता देते, बैरियर और ट्रेड जो है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इंडिया के पर्सपेक्टिव पे अगर देखा जाए तो भारत में ट्रेड बैरियर बहुत लंबा समय तक चला आज़ादी के बाद। 1947 में हमें आज़ादी मिला, लेकिन उसके बाद जो पॉलिसीज़ हमारे रेडी हुए वो पॉलिसीज़ क्या थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट नहीं करते थे। ठीक है, 1991 तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या था, हमारे देश में बैन था। तो उस टाइम पे ट्रेड बैरियर पूरा चला, मत क्यों? क्योंकि भारत को इस चीज़ का डर था कि जैसे ब्रिटिश इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आके आया कुछ दिन के लिए बिजनेस करने और उसके बाद पूरा देश को शासन करके चला गया 200 साल से ज़्यादा। तो भारत के जो नए शासक हुए थे, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने थे एंड पूरा बाकी कैबिनेट, उनको लगा कि विदेशी शक्तियों को अभी अगर फिर से अगर यहाँ पर आने देंगे तो रिस्क है बहुत ज़्यादा, और हमारे यहाँ पर लोकल जो बिजनेसमैन हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो उसमें उनका हानि होगा, वो बिजनेस में अच्छा कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका बैरियर ऑफ ट्रेड जो है आपका, उसको ट्रेड बैरियर बोलते हैं। देन आता है WTO।
WTO वो संस्था है जो पूरे देश वर्ल्ड में मतलब ट्रेड्स का फंक्शनिंग कराता है, मतलब प्रॉपर वे में ट्रेड हो, एक देश के कुछ बिजनेसमैन और दूसरे देश में जाके अच्छे से व्यापार कर पाए, वो सारे चीज़ को एक प्रॉपर फंक्शनल वे में जो सामने रखता है, पॉलिसीज़ को सामने रखता है, उस संस्था का नाम है WTO। इसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड में ट्रेडिंग को बहुत अच्छी तरह से क्या कराता है, फंक्शनिंग कराता है। उसके बाद आ जाते हैं हम इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, मतलब पैसा खर्च करना। और वो पैसा खर्च करने मतलब ऐसे नहीं कि दान में कुछ रिटर्न आशा किया जाता है। ठीक है, मतलब एक्सपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो वो, फॉर गुड रिटर्न्स। ये आपका क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट का असली डेफिनेशन हो गया। कि हम ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ पे अगर पैसा खर्च कर रहे हैं तो वहाँ से कुछ हमें रिटर्न ना मिले, ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट मतलब वहाँ पर अगर रिटर्न है तो वो क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। अदरवाइज मैं किसी को दान दे दिया तो उससे तो मैं वापस कुछ नहीं मांग सकता ना। ठीक है, तो दान देने में कुछ वापस नहीं मांग सकते, तो दान देना और इन्वेस्टमेंट करना, उसमें दोनों में अंतर है। उसके बाद MNC क्या होते हैं, MNC का मतलब होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ये क्या होता है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन वो चीज़ होता है जो क्या बोल सकते हो, ये कंपनीज होते हैं बेसिकली। मतलब एक से ज़्यादा दूसरे देशों में भी अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वैसे सारे कंपनीज को क्या बोलते हैं, MNCs, राइट। तो ये होते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। FDI क्या होता है, FDI होता है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि विदेश के कंपनी भी क्या कर सकते हैं, विदेश की कंपनी चाहे वो इंडिया में हो या फिर इंडिया के बाहर हो, कोई भी देश में अगर दूसरे कंपनी में, सरकारी कंपनी हो या फिर प्राइवेट कंपनी में अगर ये करे, मतलब इन्वेस्ट करे, तो वो FDI होता है, जिसका नाम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल आपको बता दें, विदेश के जो मतलब जो कंपनीज हैं, जैसे गूगल हो गया, मेटा हो गया, ये सारे भारत में जो टेलीकॉम कंपनीज रहते हैं ना, जैसे रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, यहाँ पर क्या है, वो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ये सारे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी FDI। वैसे ही विदेशी कंपनी LIC में भी, LIC जो एक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, भारत का सरकारी संस्था है, उसमें भी क्या क्या है, मोर देन 20% इन्वेस्टमेंट आ रहा है विदेश से। ठीक है, तो ये विदेश से जो इन्वेस्टमेंट आता है उसको बोला था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो क्या क्या चीज़ें हमने सीखा, एक बार वन शॉट करते हैं। कि हमने पहले सीखा लिबरलाइजेशन क्या होता है, कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कि अगर फ्रीडम मतलब बिजनेस करने का पूरा फ्रीडम मिल जाए तो दैट इज लिबरलाइजेशन। ट्रेड बैरियर्स क्या होता है, अगर फ्रीडम ना हो, बैरियर हो बिजनेस करने में दूसरे देश में जाके, तो वो आपका ट्रेड बैरियर होता है। तीसरा चीज़, हम ये दोनों हो गया। तीसरा चीज़ क्या आपका WTO, जिसका मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या कराता है कि वर्ल्ड स्टेज पे मतलब MNCs अच्छी तरह से फंक्शन कर पाए, कंपनीज अच्छी तरह से फंक्शन कर पाए, तो ये इसका इंश्योर कौन कराता है, ये WTO। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स फॉर गुड रिटर्न्स। अगर पहले खर्चा करो, उसका गुड रिटर्न का अगर एक्सपेक्ट करें, तो वो जो खर्चा हमने किया उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। MNC मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, मतलब एक देश छोड़ के दूसरे तीसरे, मतलब बहुत सारे देश में अगर उसका शाखाएं हैं, तो वो मल्टीनेशनल कंपनी है। गूगल वाला कंपनी ले लो ना, ठीक है, गूगल सारे देश मतलब मैक्सिमम डेवलपिंग देश में या फिर डेवलप्ड कंट्री में है, तो गूगल एक MNC कॉर्पोरेशन मतलब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है। और FDI का मतलब क्या है आपका, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब दूसरे फॉरेन जो कंट्री की कंपनीज हैं, वो अगर हमारे कंट्री में आके हमारे कंपनीज में, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट वाले हों, उसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो वो इन्वेस्ट को क्या बोलेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ तक बात था, ये आपका प्राइमरी कॉन्सेप्ट था। हम चलेंगे अभी नेक्स्ट पे, वो क्या है, जो चैप्टर मतलब जो चीज़ आपको पढ़ना है, दैट इज़ द ग्लोबलाइजेशन। मतलब जो टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमने शुरू कर दिया चैप्टर का कॉन्सेप्ट, अभी पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में थोड़ा एलेबोरेटली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे जितने सारे चीज़ें पढ़ाई जाएगी थोड़ा नोट डाउन कर लेना, नहीं तो अच्छी तरह से याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन को देखते हैं फिर। सबसे पहले इसका क्या है, ये है क्या? देखो ग्लोबलाइजेशन क्या है ना, ये आपका एक प्रोसेस है। ये क्या है? ये होता है आपका प्रोसेस ऑफ, ऐसे बोल सकते हो आप, रैपिड इंटीग्रेशन, एंड इंटरकनेक्शन। रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, ठीक है। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये एक प्रोसेस है, मतलब एक प्रोसेस है, मेथड है, जहाँ पर क्या होता है, रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन होता है। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ा जाता है, इंटरकनेक्शन आपस में क्या होता है, वो लगे रहते हैं बिटवीन द कंट्रीज। मतलब बहुत सारे जो कंट्रीज हैं, आप खुद बताओ आज के टाइम पे एक कंट्री अकेला अकेला जी सकता है क्या? नहीं जी सकता। उसको अगर सरवाइव करना है तो बाकी सारे देशों के साथ अच्छे संबंध बना के चलने पड़ेंगे, और अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे तो इसका मतलब है उनके देश में बहुत सारी चीज़ें भेजने पड़ेंगे, और उनके देश से हमारे देश में भी बहुत सारी चीज़ें लाने पड़ेंगे, मतलब ट्रेड वगैरह करना पड़ेगा। और ये ट्रेड वगैरह करते ही क्या हो जाता है, हाँ, मतलब ट्रेड वेड के साथ साथ जो जो चीज़ें आपकी क्या होता है, कुछ जो जो चीज़ें कुछ कुछ चीज़ें मूव होते रहते हैं, मतलब साथ में चलते रहते हैं। वो क्या है, अब बहुत सारे गुड्स, बहुत सारे सामान हम भेजते हैं, नहीं तो लाते हैं, या फिर क्या, सर्विसेज। देखो सॉफ्टवेयर कंपनीज भारत में ना बहुत हैं, हम लोग सर्विसेज देते हैं विदेशों को, बहुत सॉफ्टवेयर बना के देते हैं। नहीं तो बीपीओ जो आपका ये होता है ना, जो बीपीओ मतलब जिसको कस्टमर केयर बोलते हैं, तो कस्टमर केयर को भी बहुत सारे विदेशी कंपनी हैं हमारे कस्टमर केयर को हायर करते हैं उनके कंपनीज को काम उठाने के लिए, तो हम सर्विस भी दे रहे हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट, साथ में इन्वेस्टमेंट भी करा जाता है। भारत अफगानिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट करता है, बांग्लादेश में बहुत इन्वेस्टमेंट किया हुआ था पहले से, ठीक है। या फिर विदेश की जो जापान है, अभी बुलेट ट्रेन हमारे इंडिया में बन रहा है, तो जापान भारत में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो अब देख पा रहे हो कि ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस में क्या क्या, कि हम गुड्स भेज सकते हैं, सर्विसेज भेज सकते हैं, ले तो ला भी सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी आप क्या कर सकते हो, आइदर ले सकते हो नहीं तो भेज सकते हो। तो टेक्नोलॉजी को भी भेजना या फिर लेना, ये भी एक आपका क्या है, ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। और साथ में ऑब्वियसली इस सब के साथ पीपल, लोगों का भी आना जाना भी कहीं ना कहीं कि ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। तो ये क्या बोला था मैंने आपको, ये प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन, मतलब जोड़ता है, एंड इंटरकनेक्शन। तो ये ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें बहुत जल्दी, रैपिड जल्दी से जल्दी क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है, और इंटरकनेक्शन भी होता है बिटवीन कंट्रीज। और इंटरकनेक्शन होने का मेथड्स क्या है, आपस में गुड्स सप्लाई होता है, सर्विसेज सप्लाई किया जाता है, इन्वेस्टमेंट सप्लाई किया जाता है, टेक्नोलॉजी, और ऑब्वियसली पीपल भी मूव करते रहते हैं। तो यहाँ तक आपका क्या क्या ग्लोबलाइजेशन का एक मिनिमम कॉन्सेप्ट आपको पता लग गया। अभी जो चीज़ हम जानने वाले हैं, अब नोट डाउन कर सकते हो, कि ग्लोबलाइजेशन का फीचर्स क्या है। अभी जो चीज़ जानेंगे वो ये मतलब उसका कुछ हाँ फीचर्स, मतलब उसके बारे में थोड़ा हमें जानना है। वो क्या है, हम देखो वो क्या क्या है। देखो ये ग्लोबलाइजेशन जो है ये बढ़ा है, ये पहले उतना नहीं था, ये बढ़ा है, इंक्रीज आप बोल सकते हो इन पास्ट 2 और 3 डिकेट्स, 2-3 डिकेट्स में क्या है, पहले बढ़ा है, इससे पहले इतना नहीं था। डिकेट्स मतलब दो दशक, 10 साल को डिकेट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, पहले से ज़्यादा एमएनसीज ओपन हुए हैं, मोर एमएनसीज, मतलब एमएनसी मतलब पहले ही बड़ा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ऐसे कंपनीज ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे देश में बहुत सारे एमएनसीज ओपन हुए हैं, मोस्ट एमएनसीज फॉर्म्ड, नए नए एमएनसी बने हैं। उसके बाद क्या हमने देखा, उसके बाद हमने देखा कि फॉरेस्ट हमारे देश में हो या फिर हमारे देश में और दूसरे देश में हो, जो फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो है ये भी कहीं ना कहीं पहले से ये बढ़ा है, राइट, इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है। तो आपको मोर और लेस पता लग रहा होगा कि ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या क्या सुधार आया है। देखो ग्लोबलाइजेशन आपको सुधार मतलब
पहले अभी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत पहले से नहीं था, लास्ट 2 और 3 डिकेड्स में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बहुत सारे एमएनसीज ओपन हो गए हैं, और साथ में ऑब्वियसली आप ये बोल सकते हो जो पहले से जो फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है, वो विदेशी जो व्यापार और विदेशी जो इन्वेस्टमेंट है हमारे देश में वो बढ़ा है पहले से, राइट। और साथ में उसके साथ में जो हुआ है और एक चीज़ वो आपका क्या है, इंटरनेशनल लिंक। तो इंक्रीज्ड इंटरनेशनल लिंक भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इस ग्लोबलाइजेशन के ग्लोबलाइजेशन के वजह से। आए समझ में? इंटरनेशनली हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हैं, लोग विदेशों में जा रहे हैं और विदेशों में लोगों के साथ और दूसरे लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं, तो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा लोग लिंक्ड भी हो रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का ये कुछ फीचर्स था। पहले मैंने आपको ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या आपका डेफिनेशन कैसा क्या होता है वो बता दिया। अभी इसमें आपने देखा कि कैसे ग्लोबलाइजेशन का फीचर्स आया है, मतलब ग्लोबलाइजेशन के बारे में कुछ बातें, वो क्या क्या कि 2 और 3 आपका डिकेड्स में ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, पहले से ज़्यादा एमएनसीज ओपन हुए हैं, पहले से ज़्यादा फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़े हैं, और साथ में इंक्रीज पहले से ज़्यादा इंटरनेशनल जो आपका लिंक है वो पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये आपका सेकंड आपका कॉन्सेप्ट था, ठीक है। होपफुली ग्लोबलाइजेशन आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, ग्लोबलाइजेशन के बाद आपको जो पढ़ना है वो है आपका ये फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, मतलब वो कौन से चीज़ हैं जो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाए हुए हैं। देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको वो डायरेक्टली आपके सिलेबस से रिलेट करता है, आपको बुक में भी अभी दिखा देंगे, खाली खत्म होने तो आपको बुक में भी दिखा देंगे, ठीक है। क्योंकि आपका ये वाला चैप्टर का जो सिलेबस है वो फिक्स्ड है, ये सारी चीज़ें यहाँ से नहीं पढ़ना है, यहाँ पर छोटे मतलब 2 टॉपिक ही पढ़ना होता है, तो एक टॉपिक तो चला गया वो वाला, अभी सेकंड वाला टॉपिक। इसमें क्या है, इसमें है फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबलाइजेशन जो इतना ज़्यादा बढ़ा ये कौन कौन से चीज़ के वजह से बढ़ा, चलो उसी को एक एक करके देखते हैं। देखो ग्लोबलाइजेशन अगर बढ़ा है तो उसका कुछ रीजंस क्या है वो भी आपको बताते हैं। नहीं, इट्स नॉट लुकिंग गुड, राइट। देखो सबसे पहले जो चीज़ आपके सामने है ग्लोबलाइजेशन से जुड़ा हुआ वो ये है ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी। पहले से ज़्यादा टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड हुआ है, फैक्ट है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ट्रेड जो है मतलब वो जो बिजनेस है उसमें लिबरलाइजेशन आया है। लिबरलाइजेशन ट्रेड मतलब क्या है, मतलब पहले से ज़्यादा ट्रेड करने में आसानी हुआ है, एक देश दूसरे देश में जाके ट्रेड कर सकता है आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब प्रॉब्लम नहीं इन द सेंस कि हाँ कुछ रूल्स रेगुलेशन ऑब्वियसली दूसरे देश के मानने पड़ेंगे, लेकिन पहले से बहुत फ्लेक्सिबल हुआ है। और तीसरा चीज़ क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाला जो है उनका पॉलिसी, मतलब पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना होता था, अभी कैसा स्थिति है, वो चीज़ें जानना है। तो हमने क्या जाना कि ग्लोबलाइजेशन जो है आपका है उसको बढ़ने के पीछे अगर कुछ कारण है तो उसमें टेक्नोलॉजी आता है, ट्रेड लिबरलाइजेशन आता है, एंड ऑब्वियसली क्या आता है आपका एफडीआई पॉलिसी आता है। इसी पॉइंट्स को ही अगर आप थोड़ा एलेबोरेटली पढ़ लोगे तो आपको ये वाला चैप्टर में और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा और ये ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी में, और पहला आपका जो चीज़ को हम कवर करेंगे वो है आपका टेक्नोलॉजी, उसके बाद कवर करेंगे ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड लास्ट में एफडीआई पॉलिसी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो आपके सामने है टेक्नोलॉजी, इसके बारे में अभी थोड़ा थोड़ा हमें जानना है। इस टेक्नोलॉजी के कुछ पार्ट हैं, क्या क्या पार्ट हैं देखो। सबसे पहला जो पार्ट है टेक्नोलॉजी का देखो वो है आईटी टेक्नोलॉजी। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और क्या किस तरह के टेक्नोलॉजी आपको दिखेंगे, दूसरा जो चीज़ आपको दिखेंगे टेक्नोलॉजी में वो है आपका ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी। ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी
और लास्ट में तीसरा चीज जो आपको देखने को मिलेगा वो है आपका टेलीफोनी। ये टेलीफोनी क्या है, शायद आप इस वर्ड से इतना अवगत नहीं हो, बट जान लेना है अभी से। तो तीन चीज़ें हमें यहाँ पर विस्तारित थोड़ा जानना है कि टेक्नोलॉजी अगर ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन बढ़ा हुआ है तो टेक्नोलॉजी के बारे में भी हमें थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए। क्या है कि हमने देखा टेक्नोलॉजी का जब बात आया तो टेक्नोलॉजी एक तरीके का नहीं, टेक्नोलॉजी तीन तरीके का जो मेनली हमारे देश को ग्लोबलाइजेशन की तरफ प्रोग्रेस करवा रहा है। ठीक है, एक है आईटी टेक्नोलॉजी, एक है ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी और एक है आपका टेलीफोन। चलो थोड़ा एक एक करके इनको जान लेते हैं विस्तारित तौर पे। ठीक है, तो अब लोग क्या करो, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लो, मैं थोड़ा इरेज करता हूँ एंड एक एक करके समझा देता हूँ आपको। देखो, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को पहले देखते हैं। अच्छा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर बढ़ाना है तो ऑब्वियसली कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फैक्ट है ये। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर और भी ज़्यादा विस्तृत करना है तो आज के टाइम पे जैसे एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका उपयोग भी बढ़ा है तो क्या है आपका इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ठीक है, ये भी सहायक है क्या ग्लोबलाइजेशन बढ़ाने में। ऑब्वियसली उसके साथ इंटरनेट कैसे को बोल सकते हैं, बिना इंटरनेट के कुछ नहीं होगा, तो इंटरनेट भी इसी का ही पार्ट है। तो हमने जैसे आपको बोला कि टेक्नोलॉजी का तीन पार्ट है, क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और तीन तीन नंबर वाला आपका है टेलीफोनी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मीन्स ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी का बात बोल रहे हैं, और तीन टेलीफोनी। उसमें एक को देखा हमने कि आईटी वाले में क्या क्या आता है। आईटी वाले अगर विस्तारित हुआ है तो उसका मेन रीजन है कंप्यूटर का इन्वेंशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ना और साथ में ऑब्वियसली इंटरनेट का बढ़ना। ठीक है, ये आईटी हो गया। सेकंड वाला हमने क्या लिखा था आपका ये ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, उसको थोड़ा देखते हैं। सेकंड में क्या आपका ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी। तो भारत में ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ये सुन लो, ऑब्वियसली बढ़ा है। नहीं, पहले से बहुत, पहले तो बैलगाड़ी में जाते थे सब, उससे पहले तो चल के जाते थे, उसमें बैलगाड़ी वगैरह में जाते थे, उसके बाद धीरे धीरे मोटर वगैरह आए एंड धीरे अभी देखो, ठीक है, कितने फैसिनेटिंग सब मोटर व्हीकल्स आ गए हैं। आपके चाहिए थे बहुत KTM R15, आप कितना देख सकते हो, बड़े बड़े लंबे लंबे ट्रक्स, फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहा है सब, फ्रेट ट्रेन्स आ चुके हैं, तो ये सारी चीज़ हैं, राइट। तो उसी को आप देखें, अगर लास्ट 50 ईयर्स में भारत में लास्ट 50 ईयर्स में क्या हुआ है, आपका ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत हद तक क्या हुआ है, हैज इंक्रीज्ड, बहुत हद तक जो है इंक्रीज हुआ है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। ठीक है, एंड उसके वजह से जो फास्टर डिलीवरी पॉसिबल है, पहले उतना फास्ट नहीं हो पाता था, अभी फास्टर डिलीवरी सारे चीज़ों का हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी को इम्प्रूवमेंट मिल चुका है। ठीक है, तो ये होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो आईटी के बाद आपको ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानने को मिल गया कि लास्ट 50 ईयर्स में भारत में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, वो चाहे रोड ट्रांसपोर्ट हो, नेविगेशन ट्रांसपोर्ट हो या फिर एयर ट्रांसपोर्ट हो, वो सब बढ़ा है जिसकी वजह से फास्टर डिलीवरी पॉसिबल है। ठीक है, आईटी में जैसे मैंने आपको बताया आपका इंटरनेट, कंप्यूटर, एआई, साथ में और एक चीज़ आपको बता दें, ये बताना ज़रूरी है, वो आपका टेलीकम्युनिकेशन, ये आईटी में ही आता है, टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, तो टेलीकम्युनिकेशन में क्या आता है, मतलब समझ पा रहे हो, टेलीफोन, मोबाइल्स, फैक्स, टेलीग्राफ, ये सारे चीज़ें उसमें आता है। तो मतलब है टेक्नोलॉजी का पहला पार्ट था आपका आईटी, दूसरा आपका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, तो ये हो गया, और एक हम टेलीफोनी को जान लेते हैं तो हमारा टेक्नोलॉजी पार्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलो जान लेते हैं टेलीफोनी वाला पार्ट 3, वो क्या है आपका टेलीफोनी। देखो, पहले ये बात सही है कि कम्युनिकेशन जो है
ऑब्वियसली रोड फूड वगैरह में तो बहुत अच्छा हो ही जाता था, धीरे धीरे इसका और भी डेवलप हुआ है। लेकिन आईटी में भी जैसे कंप्यूटर वगैरह में काम आ जाता था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अभी आया है, इंटरनेट बहुत दिनों से शुरू हो रहा है, अभी बहुत फास्ट होते जा रहा है, टेलीकम्युनिकेशन पहले से बढ़ा है, ये सब मान रहे हैं। लेकिन रिसेंटली जो चीज़ों का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे कोरोना के बाद से क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंस, कोई भी मीटिंग वीटिंग वगैरह हो उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह बढ़ा है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। उसके बाद आप क्या बोल सकते हो, ईमेल ज़्यादा से ज़्यादा भेजना, ईमेल वगैरह, वॉइस मेल, ये जो चीज़ ना अपार्ट फ्रॉम फोन, मतलब कॉल वगैरह यहाँ पर होता है आईटी में। अपार्ट फ्रॉम कॉल अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस, ईमेल, वॉइस मेल, इसका भी अगर यूज़ किया जा रहा है तो वो भी टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, लेकिन वो टेलीफोनी टेक्नोलॉजी का पार्ट है। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। तो क्या है टेक्नोलॉजी का, तीन चीज़ें आपको याद रखना है। वो क्या है, टेक्नोलॉजी तीन तरीके होते हैं, एक है आईटी टेक्नोलॉजी, एक है ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी या फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और एक आपका टेलीफोनी। ठीक है, इसको अच्छी तरह से थोड़ा और एक बार रिवाइंड करके देख लो, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा। टेक्नोलॉजी से आगे मूव करते हैं, एंड टेक्नोलॉजी के बाद ट्रेड लिबरलाइजेशन। ठीक है, ये ट्रेड लिबरलाइजेशन क्या है आपको अभी हम थोड़ा एलेबोरेट करते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो, ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट हो गया क्या, टेक्नोलॉजी। सेकंड पार्ट एक क्या है, सेकंड पार्ट यही है ट्रेड लिबरलाइजेशन। आपको पहले ही मैंने बताया था यहाँ पर कि ग्लोबलाइजेशन का पहला टेक्नोलॉजी है, दूसरा ट्रेड लिबरलाइजेशन है, और तीसरा आपका एफडीआई पॉलिसी है। तो वही चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ट्रेड लिबरलाइजेशन में आपको क्या जानना है, देखो सबसे पहले जो है भारत का अगर केस ले ले तो भारत में ना ट्रेड बैरियर्स बहुत थे, जिसका बारे में मैंने डेफिनेशन में बताया कि ट्रेड बैरियर्स क्या है और क्यों है। ट्रेड बैरियर्स इसीलिए हैं कि भारत बहुत डरा हुआ एक देश था कि अब फिर से भारत को कोई क्या ना कर दे, फिर से कैप्चर ना कर ले, फिर से जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, कॉलोनी ना बना ले। तो उनको कॉलोनी बनने से डर था, तो कॉलोनी उनको नहीं बनना था फिर से किसी का, तो कोई भी विदेशी कंपनी आके कॉलोनी बना लिया तो। और दूसरी बात है, उनको क्या करना था, तो प्रोटेक्ट करना था। ठीक है, प्रोटेक्ट किसको करना था, प्रोटेक्ट लोकल जो आपके प्रोड्यूसर्स थे, मतलब लोकल बिजनेसमैन है हमारे देश के, जो हैं लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना था, किससे, विदेशी आपके कंपनी से। क्योंकि विदेशी वाले कंपनी तो ऑलरेडी रिच हैं, वो आएंगे भारत में तो यहाँ पर कुछ भी बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, उनका चीज़ें जो है सस्ता में होंगे, वो मार्केट में छा जाएंगे, और हमारे जो लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो इसीलिए क्या था, भारत ने ना ट्रेड बैरियर्स लगाया हुआ था। ठीक है, तो भारत ने ट्रेड बैरियर इसीलिए लगाया हुआ था, एंड इसको फाइनली क्या क्या होगा, रिमूव किया गया 1981 में। उसको भी इसी में ही पढ़ लेंगे। तो आगे चलते हैं, देखो आगे आगे देखते रहो, आपको सब समझ में आ जाएगा। दूसरा वाला क्या है आपका, जो इंडियन गवर्नमेंट है, मैंने यही आपको बताया था, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उसने डाल दिया था ट्रेड बैरियर्स डाला हुआ था, किसके ऊपर, आपका फॉरेन कंपनीज के ऊपर, कि ऑन द फॉरेन कंपनीज। क्यों, क्योंकि टू प्रोटेक्ट द लोकल जो हमारे प्रोड्यूसर थे उनको, तो लोकल प्रोड्यूसर्स, यही ना केस, बस। तो ये आपका सेकंड आपका पार्ट है कि ट्रेड लिबरलाइजेशन कैसे, मतलब कैसे हो रहा था। पहले ट्रेड बैरियर्स था, उसके बाद भारत सरकार ने क्या करा कि लोकल जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेन कंपनीज के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, ट्रेड बैरियर लगा दिया, मतलब बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे हुआ क्या, इसका भी एक क्या मिला, एक पॉजिटिव साइड्स क्या मिला कि 1950 से लेके 1960s के बाद से, मतलब इसके बाद से जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स थे वो क्या हुए, बहुत सारे नंबर पे आगे आगे आए, मतलब फ्लरिश किए। ये फैक्ट है, लोकल प्रोड्यूसर फ्लरिश कर रहे थे, तो वो फ्लरिश का मतलब आगे बढ़ रहे थे, बिजनेस अच्छा हो रहा था। ठीक है, ये बिजनेस वगैरह अच्छा सा हो रहा था। ठीक है, लेकिन समस्या क्या है, इनको भी अच्छा बिजनेस हो रहा था लेकिन ग्लोबल लेवल तक जाने को मौका नहीं मिल रहा था।
ग्लोबल लेवल तक जाने के लिए ग्लोबल प्रोडक्ट्स चाहिए, और ग्लोबल प्रोडक्ट्स तो बाहर से आ नहीं रहा है, क्योंकि हमने तो ट्रेड बैरियर लगा दिया, किसी को भी अंदर आने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जब लोकल प्रोड्यूसर्स अच्छे करने लगे, लेकिन उससे अच्छा मतलब क्या बोल सकते हैं, उतना बड़ा कुछ नहीं कर पाए, तो भारत सरकार ने कुछ चीज़ों पे कंसेशन देना शुरू किया। वो क्या कंसेशन, कौन से चीज़ों पे? उन्होंने बोला एकदम बंद कर देना देश को सही नहीं है, तो उनका कंसेशन में क्या क्या चीज़ मैं आपको बता दूं। मशीनरीज को उन्होंने क्या कर दिया, छूट दिया कि विदेश से हम मशीनरी मतलब मशीन्स वगैरह खरीद सकते हैं, विदेश से फर्टिलाइजर्स को मंगवा सकते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स वगैरह। पेट्रोलियम ऑब्वियसली हमारे देश में नहीं है, तो ये सारे चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, भारत में ला सकते हैं। तो इतना धीरे धीरे क्या हो, फ्लेक्सिबिलिटी मिल गया भारतीय बिजनेसमैन को और भारतीय जो गवर्नमेंट के कंपनीज हैं उनको भी, ठीक है। और फाइनली जब देखा गया इस सब के वजह से भारत के लोकल कंपनीज भी अपलिफ्ट हो चुके हैं, तो भारत के टोटल इकोनॉमिक कंडीशंस को अच्छा करने के लिए 1991 में भारत सरकार एक पॉलिसी लाता है जिसका नाम है एलपीजी पॉलिसी। इसका फुल फॉर्म है आपका, यह लिबरलाइजेशन, जिसका ऊपर मैंने लिखा हुआ है। दूसरा आपका है प्राइवेटाइजेशन, उससे पहले सब कुछ आपका गवर्नमेंट का था, मैक्सिमम चीज़ सब गवर्नमेंट का था। तो मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, ये अर्थ मंत्री जिसको फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि देश को थोड़ा विदेशी मार्केट के लिए खोल लिया, क्योंकि देश का स्थिति उतना खराब मतलब बहुत ख़राब में चला गया था। तो उन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन ये सब का क्या पॉलिसी चलाया। मतलब उन्होंने अपने भारतीय मार्केट को बहुत हद तक विदेशियों के लिए खोल दिया कि अभी बिजनेस यहाँ पर विदेशी लोग कर सकते हैं, क्योंकि पहले जैसा और समस्या नहीं है, हमारे भारतीय कंपनी भी आगे आ चुके हैं और भारत का सरकार जो है वो ये समझ चुकी है कि कैसे बिजनेस किया जाता है। तो ये एक पार्ट था कि ट्रेड लिबरलाइजेशन। यहाँ पर क्या क्या चीज़ हमने देखा है, हमने देखा ट्रेड लिबरलाइजेशन में सबसे बड़ा रुकावट क्या है, आपका ट्रेड बैरियर जो भारत सरकार लागू करके रखा था 1991 तक, ठीक है। कुछ कंसेशन 1950s 1960s के बाद मिला, क्योंकि लोकल हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे उनको फ्लरिश करना था और उसके लिए उनको चाहिए था मशीनरीज चाहिए था, फर्टिलाइजर्स चाहिए था और पेट्रोलियम वगैरह चाहिए था, तो वो सब मंगवाया गया, ठीक है। लेकिन वो क्यों नहीं चाहते थे कि ट्रेड बैरियर्स हटे, भारत के जो रिजीम है, सरकार है, वो क्यों नहीं चाहता था? क्योंकि भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट जो चाहता था, मतलब वो देखता था कि हमारे जो लोकल प्रोड्यूस हैं उनको आगे बढ़ने का मौका तभी मिलेगा जब हम विदेशी कंपनी को अलाउ नहीं करेंगे। विदेशी कंपनी अलाउ हो गया तो ये जो फॉरेन कंपनीज अगर अलाउ हो गया तो हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, हमारे कंपनीज को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट पुट ट्रेड बैरियर्स ऑन द फॉरेन कंपनीज टू प्रोटेक्ट द लोकल प्रोड्यूसर्स। तो ये एक पार्ट था कि ट्रेड लिबरलाइजेशन कैसे कैसे हुआ। तो फाइनली 1991 में हुआ ट्रेड लिबरलाइजेशन, और उसी ट्रेड लिबरलाइजेशन जब हुआ तो लास्ट में एक बात आता है, दैट इज द एफडीआई पॉलिसी, ठीक है। ये आपका एफडीआई पॉलिसी क्यों, क्योंकि ट्रेड लिबरलाइजेशन होने के बाद बाकी चीज़ें कुछ तो पॉलिसी रेडी करना जरूरी है ना, क्योंकि बिना पॉलिसी के तो फिर से एक्सप्लॉइट हो जाएंगे, विदेशी कंपनी हावी हो जाएंगे हमारे ऊपर। तो और देश में भी अगर बिजनेस बढ़ाना है, ट्रेड को बढ़ाना है, ग्लोबलाइज्ड जगह पे अपने देश को लेके जाना है, तो फॉरेन कंपनीज का ज़रूरत था। इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया, जो आपको फॉरेन कंपनीज हैं उनको अलाउ कर दिया, फॉरेन कंपनीज आर अलाउड, उनको अलाउ कर दिया गया हमारे देश में इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्ट इन प्राइवेट एंड यू कैन से एंड पब्लिक कंपनीज। आया समझ में ये, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको ये पहले भी बताया कि ये एफडीआई का क्या बात है। एफडीआई का वही है, एफ फॉर फॉरेन, डी फॉर डायरेक्ट, आई फॉर इन्वेस्टमेंट। ये पहले मैंने आपको पढ़ाया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जिसने भी नहीं देखा तो पहले वीडियो को चले जाओ, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने कुछ वर्ड्स बताया है, टर्म्स बताया सॉरी, उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया, वो से आपको मिल जाएगा। तो फॉरेन कंपनीज आर अलाउड टू इन्वेस्ट द private and public companies in private and public companies
तो भारत में अलाउ कर दिया गया विदेशी इन्वेस्टमेंट को। और उसका एग्जांपल अगर लो तो आप देखोगे रिलायंस में, एयरटेल वाला जो कंपनी है, ये सारे कंपनीज में आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। साथ में LIC जैसे जो लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें भी आपको 20% आपको क्या देखने को मिल जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो ये था किस चीज़ का आपका बात, ये था हमारा देश ग्लोबलाइजेशन हुआ कैसे। उसका बाद ग्लोबलाइजेशन होने के लिए हमें क्या क्या चाहिए था, हमें चाहिए था टेक्नोलॉजी जो हमें मिला, हमें चाहिए था ट्रेड लिबरलाइजेशन वाला पॉलिसीज़ वो भी मिला, और विदेशी कंपनीज़ को अलाउ करना था कि कैसे हमारे देश में कौन सी कंपनीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो हमने ये सारे चीज़ों को खोल दिया विदेशी कंपनीज़ के लिए, जिसके वजह से हमारे देश में भी क्या हुआ, हमारे देश में क्या हुआ, ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ वो बढ़ा। तो अभी आपका ये जो चैप्टर है यहीं तक ही है, इतना तक अगर अच्छे से पढ़ लोगे आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कुछ है नहीं। आपको बुक में भी एक बार दिखा देते हैं कौन सा चीज़ हम पढ़ रहे थे, अब देख लो एक बार। देखो यही वाला चैप्टर है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। एंड इसका अभी यहाँ से नहीं पढ़ना है, आपको जहाँ से पढ़ना पड़ेगा दैट इज़ द जो यहाँ से, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम हेयर, ये है आपका पढ़ने का मेन जगह, ठीक है। एंड मैंने जितने भी सारे चीज़ आपको पढ़ाया वो सारे यहाँ पर है, आपको थोड़ा NCERT खुद से रीड करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो ग्लोबलाइजेशन क्या है वो लिखा हुआ है, ये सारे चीज़ दिया है यहाँ पर। ग्लोबलाइजेशन ये पर दूसरे वाला चीज़ मैंने आपको बताया कि फैक्टर्स दैट एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन वो क्या क्या है, टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी को यहाँ पर ये क्या है आपका एक्सप्लेन किया है। उसके बाद आप देख लो टेक्नोलॉजी का पैटर्न, मतलब कैसे कैसे टेक्नोलॉजी, देखो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दिया है जो मैंने पढ़ा है, 3 तरीके का मैंने पढ़ा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी एंड टेलीफोनी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। मैंने आपको और भी थोड़ा अच्छे से बता दिया, यहाँ पर उतना सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, मैंने ऑर्गेनाइज तरीके से आपको बता दिया सब कुछ, वहीं से देख लेना। अच्छा ठीक है। एंड ये आपके मैंने आपको बताया था ट्रेड बैरियर्स के बारे में, यहाँ पर देखो दिया हुआ है। लिबरलाइजेशन के बारे में मैंने बताया था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी, मतलब विदेशी कंपनी को भी यहाँ पर आने देने को, फ्रीनेस देने को लिबरलाइजेशन बोला जाता है। चाइना ने बहुत इन्वेस्टमेंट हमारे देश में करके रखा है, तो ये लिबरेशन का ही पार्ट है। और देखो 1991 में से ही क्या स्टार्टिंग अराउंड, मतलब भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने का दौर शुरू हुआ था। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने आपको जैसे बताया 1950 1960s के टाइम पे इंडिया में भी अलाउ किया गया था मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम्स को धीरे धीरे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन उतना किया गया था। और भारत में फुल फ्लेजेडली क्या बोल सकते हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस ज़रूरी था, जो कि उस टाइम पे मनमोहन सिंह के टाइम पे वो हुआ भी। तो यहाँ तक ही है और ज़्यादा नहीं है। तो लिबरलाइजेशन का जो आपका बात था, सॉरी ग्लोबलाइजेशन चैप्टर का जो बात था वो यहीं पर ही ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो वेट टिल दैट, आज का क्लास हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। सब लोग बहुत अच्छी तरह से देख लो, और अगर आपको कंज्यूमर राइट्स वाला चैप्टर में अभी भी इश्यूज़ हैं तो वो पढ़ाया जा चुका है, अब अच्छी तरह से जाके एक बार वो भी दे सकते हो। ठीक है, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।